नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ, थोड़ा विवादास्पद टॉपिक को समझने वाले हैं। हम एक पॉपुलर डार्क साइकोलॉजी वीडियो को ब्रेक डाउन करेंगे जो मैकियावेली की रणनीतियों को मॉडर्न डेटिंग की दुनिया में लागू करने की बात करता है। तो चलिए इसके प्रिंसिपल्स को एक-एक करके समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही आम सी सोच पर सवाल उठाने से। ये कहता है, आप मानते हैं कि प्यार अच्छाई का लेन-देन है, लेकिन अच्छे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। असल में यही वो प्रॉब्लम है जिसे ये तथाकथित डार्क साइकोलॉजी का फ्रेमवर्क सुलझाने का दावा करता है। तो फिर इस पूरी सोच की बुनियाद क्या है? ये सब कुछ शुरू होता है नाइस गाय या अच्छे लड़के वाले अप्रोच की कथित नाकामी से। आइए देखते हैं कि ये सोर्स इस बारे में क्या कहता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोचों की टक्कर है। एक तरफ है नाइस गाय का विश्वास कि हर वक्त मौजूद रहना, सपोर्ट करना और दयालु होना वफादारी की गारंटी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोर्स एक अलग ही हकीकत बताता है। वो ये कि ऐसा बर्ताव असल में आपकी वैल्यू कम करता है, तिरस्कार को जन्म देता है और उस टेंशन को खत्म कर देता है जो अट्रैक्शन के लिए जरूरी माना जाता है। तो फिर इस पूरी विचारधारा का मूल मंत्र क्या है? वो ये है कि चाहत या डिजायर सुरक्षा के एहसास से नहीं बल्कि टेंशन या तनाव से पैदा होती है। और यही वो बुनियादी आइडिया है जिस पर आगे की सारी रणनीतियां टिकी हुई हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके पहले हिस्से पर। पार्ट 1, द स्ट्रैटेजी ऑफ स्कार्सिटी। इसका मतलब है अपनी पहुंच को सीमित करके अपनी वैल्यू बढ़ाना। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है कैलकुलेटेड एब्सेंस, मतलब सोची समझी गैर मौजूदगी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने मिशन, अपने काम या अपने मकसद को किसी और के अटेंशन से ज्यादा तरजीह देना। इससे होता यह है कि आपकी मौजूदगी एक कीमती चीज बन जाती है, न कि कोई ऐसी चीज जो आसानी से उपलब्ध हो। सोर्स के मुताबिक ये कोई चालाकी नहीं है बल्कि एक मकसद से भरी जिंदगी जीने का नतीजा है। और ये आइडिया मैकियावेली की एक बहुत मशहूर कहावत से जुड़ता है, अत्यधिक परिचय तिरस्कार को जन्म देता है। मतलब अगर कोई हर वक्त मौजूद रहेगा तो उसका सम्मान और आकर्षण धीरे धीरे कम हो सकता है। इसके बाद आता है एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट, द अथॉरिटी ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी की ताकत। माना यह जाता है कि जो कम बोलता है उसके पास ज्यादा पावर होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक खामोशी का इस्तेमाल कॉन्फिडेंस दिखाने, सिचुएशन को कंट्रोल करने और ज्यादा बोलकर अपनी बातों का वजन कम करने से बचने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये है कि इस खामोशी को इस्तेमाल कैसे किया जाए? सोर्स के मुताबिक इसके कुछ तरीके हैं। किसी के उकसाने पर शांति से जवाब देना, बातचीत में एक खालीपन छोड़ना ताकि सामने वाला उसे भरने पर मजबूर हो, ये दिखाना कि आप शांति से सिचुएशन को समझ रहे हैं और ताकि जब आप बोलें तो आपके शब्दों का असर ज्यादा हो। और अब आता है वो जिसे इस विचारधारा का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, परमाणु हथियार माना जाता है। वो है किसी भी रिश्ते से सच में दूर चले जाने की हिम्मत और तैयारी। इसका मतलब दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना मुकम्मल बनाना है कि किसी एक इंसान का चले जाना आपके लिए एक छोटी मोटी असुविधा तो हो, पर कोई त्रासदी न हो। और यहीं पर हमें अट्रैक्शन का एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। आप सिर्फ वही चीज अपने पास रख पाते हैं जिसे आप खोने के लिए तैयार हैं। जब आप ये साबित कर देते हैं कि आपको जाने का डर नहीं है, तो आप असल में किसी के रुकने के लिए एक मजबूत वजह बनाते हैं। तो ये तो था पहला हिस्सा जो दूरी और कमी बनाने पर फोकस करता था। चलिए अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, जो रिश्ते के अंदर की साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को अपने हिसाब से ढालने के बारे में है। और यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। यहाँ अगला प्रिंसिपल है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जुए की मशीन का उदाहरण। आपको नहीं पता कि इनाम कब मिलेगा, और यही अनिश्चितता आपको बार बार कोशिश करने पर मजबूर करती है। ये दिमाग में डोपामाइन बढ़ाता है, जिससे एक तरह की लत पैदा होती है। तो इसे इस्तेमाल करने की सलाह ये दी जाती है कि अपने प्रिडिक्टेबल पैटर्न को तोड़ो। कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ तो कभी अचानक दूरी बना लो। एक ऐसी पहेली बन जाओ जिसे कोई सुलझा ना सके। मतलब दूसरे की भावनाओं पर रिएक्ट करने के बजाय आप अपना खुद का मौसम खुद तय करते हैं। अगली स्ट्रैटेजी का नाम है द मिरर ऑफ नार्सिसस। इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, किसी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। दूसरा, उनके मन, उनके ईगो और उनकी छिपी हुई असुरक्षाओं यानी शैडो सेल्फ को समझना
और बातों बातों में उन्हें वही चीजें वापस दिखाना। और फिर जब वो इस गहरी समझ के आदी हो जाएं, तो इस वैलिडेशन को अचानक से खींच लेना। ये सोर्स एक और बहुत बड़ी गलती के बारे में वार्न करता है, जिसे पेडेस्टल इफेक्ट कहा गया है। इसका मतलब है कि जब किसी को देवी देवता की तरह पूजा जाता है तो वो भी आपके साथ एक फैन या प्रशंसक जैसा ही बर्ताव करने पर मजबूर हो जाता है। इसे आत्मविश्वास की कमी का एक बड़ा संकेत माना जाता है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर आप उसके साथ एक सेलिब्रिटी जैसा बर्ताव करेंगे तो उसके पास आपके साथ एक फैन जैसा बर्ताव करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये किसी को पूजने के खतरे को साफ साफ दिखाता है। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा ट्विस्ट जो अब तक की सारी बातों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो ये सब सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सारे सिद्धांत किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के बारे में है? और यहीं पर ये पूरा फ्रेमवर्क एक जबरदस्त यू टर्न लेता है। सोर्स का कहना है ये सब उसे कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये सब आपको कंट्रोल करने के बारे में है। मतलब इन सारी रणनीतियों का असली मकसद बाहरी हेरफेर नहीं, बल्कि खुद पर पूरा कंट्रोल पाना है। तो इस आखिरी आइडिया को समझना बहुत जरूरी है। तर्क ये दिया जा रहा है कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के डरों पर काबू पाने में है। जैसे कि दूसरों से वैलिडेशन या मान्यता पाने की जरूरत, अकेलेपन का डर और अपनी भावनाओं के आवेग में बह जाना। जब आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया में अट्रैक्शन और सम्मान अपने आप पैदा होता है। और इस पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है, कंट्रोल किसी की गर्दन पकड़ना नहीं है, कंट्रोल अपने मन को शांत करना है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर काबू पाने का एक फ्रेमवर्क है, या फिर ये दूसरों को मैनिपुलेट करने का एक खतरनाक मैनुअल है? इसका जवाब हम सोचने के लिए